हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं द मच अवेटेड DTU वर्सेस NSUT। आज की वीडियो में हम ये दोनों कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे और तुम्हारे लिए डिसीजन इजी बना देंगे कि तुम्हें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। NSUT के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है भव्य गुलाटी भैया। ये NSUT सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस के अंदर है, एंड DTU से मैं आ गया हूँ ऑफकोर्स तुम्हारा होस्ट तेजल मिनोचा। तो आज हम इन दोनों कॉलेजेस के बारे में कंपैरिजन करेंगे और मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए हैं डिफरेंट बेसिस ऑफ कंपैरिजन, जो तुम डायरेक्टली जंप करके देख सकते हो। Without any further ado, let's get to the video. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोनों कॉलेजेस के ब्रांड वैल्यू के बारे में। तो भव्य भैया, आप बताओ NSUT की ब्रांड वैल्यू। यार ब्रांड वैल्यू तो देख अब जब मैंने अपने टाइम पे देखा था तब फ्रैंकली बताऊं तो जब मैं कॉलेजेस भर रहा था तो दिमाग में सबका यही होता है कि आईआईटी ही करना है। तो सोचा ही नहीं था मैंने बाकी कॉलेजेस का ज्यादा उतना। बैकअप के लिए काफी एग्जाम्स दिए थे, शिवनादर, मणिपाल, मेंस तो दिया ही था चलो। तो मतलब दिमाग में ये था कि चल डीटीयू कॉलेज है। एनएसयूटी का मेरे को बताऊं तो मेरे को आइडिया भी बाद में काफी पता लगा कि जब ये एडवांस में मतलब मेंस की रैंक आ गई, फिर मैं सोचा कि पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं देखते हैं। तो एनएसयूटी का मेरे को तब आइडिया लगा। तो फिर मैंने भी देखा कि भाई एनएसयूटी का क्या कट ऑफ जाता है। फिर उस टाइम पे तो जब मैंने देखा था तो मेरे से एक साल पहले एनएसयूटी का, मेरी जो ब्रांच है अभी CSDS, उसका कट ऑफ था 6K के अराउंड। तो मेरे को लगा ये तो डीटीयू के कंपैरिजन में काफी टफ कंपटीशन है। तो मैंने फिर देखा कि क्या क्या कंपनीज आती है, क्या एवरेज पैकेज है। तो उस टाइम पे टेक का एवरेज पैकेज काफी अच्छा था एनएसयूटी का। मैंने देखा सारी कंपनीज भी आ रही हैं, मतलब डीटीयू में भी आती हैं, पर डीटीयू से मेरे को थोड़ा बेटर लगा इसमें कि इसमें टेक प्लेसमेंट्स का डीटीयू से थोड़ा बेटर है एनएसयूटी में। तो मैं तो ये सोच के कि मतलब प्रेफरेंसेस अपनी भरी थी फिर कि जो जो कट ऑफ था मेरे से एक साल पहले, वो देखे मैंने प्रेफरेंसेस भर दी। और ब्रांड वैल्यू तो चलो डीटीयू एनएसयूटी की दोनों काफी नोन है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था पहले, तो काफी लोग मोस्टली डीटीयू को ही जानते होते हैं, अभी भी एनएसयूटी को कम ही लोग जानते हैं। पर कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं है, कंपनीज में सारे दोनों कॉलेज इक्वल लेवल पे ही मानते हैं, फेमस है दोनों। बिल्कुल, जैसे आपने कहा जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो DTU के काफी क्लोज रहता हूं। तो मुझे तो जेई इंजीनियरिंग वगैरह से हम्म। पहले ही DTU का पता था। एंड एक ऐसी वो इमेज बन चुकी थी कि ये अच्छा अच्छा। कॉलेज है, अगर इंजीनियरिंग करनी है तो यहाँ से करनी है, ये वाली इमेज थी। तो और हम्म। जितने भी रिलेटिव्स हैं जिन्होंने पहले मतलब इंजीनियरिंग वगैरह की, उनको नॉलेज है, तो उनको DC की ज़्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू NSUT। और फिर NSUT का नाम भी चेंज हो गया NSIT से, तो वो वाली कंफ्यूजन। राइट राइट राइट। तो ये तो बात सही है तो कि यही वो पॉइंट है DC कि ओल्ड मतलब, कॉलेज है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो वही मोस्टली सबको डीटीयू ही पता होता है कि डीसी ही था पहले, तो ये डीटीयू है। एनएसयूटी वैसे लोगों को नहीं पता होता, पर ऐसे कंपनीज को ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पता। कंपनी में तो इक्वल है। हाँ, सही बात है। अच्छा, आपने एक चीज मेंशन की हम्म। प्लेसमेंट्स, टेक प्लेसमेंट्स को लेके, तो मेरा ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था, क्योंकि जब मैं भी जेई कर रहा था, तो जेई करते हुए तो हमें कॉलेजेस का इतना आइडिया होता ही नहीं है। उस समय तो बस एक IIT रटवाया जाता है। तो जब मैंने जेई का राइट रिजल्ट दिया तो मेरे को NSUT DTU का पता चला। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने कई जगहों पे सुना था कि NSUT के अगर आपने जाना है तो उसमें टेक ब्रांचेस प्रेफर करो, और अगर DTU जा रहे हो तो कोर ब्रांचेस उसकी अच्छी हैं। तो आपने क्या 2 साल में ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हाँ मतलब मैंने जब करा था अपने ब्रांच वगैरह सारा प्रेफरेंसेस ऑर्डर, तब मैंने भी यही सेम चीज सुनी थी कि एनएसयूटी में कोर उतना अच्छा नहीं है। एनएसयूटी में लोग कोर में आके उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं उठा पाते जितनी डीटीयू में है। डीटीयू में कोर की स्पेशल मतलब कोर में अगर इलेक्ट्रिकल लिए तो इलेक्ट्रिकल में ही कंपनीज काफी अच्छा पैकेज ऑफर कर देती हैं, जहां तक कि मेरे को आइडिया है। पर एनएसयूटी में ये सब कम था। पर अब मैं एक बात बताऊं कि मतलब मेरे से एक साल 2 साल ऊपर के एक बैच में ही इलेक्ट्रिकल के ही बंदे ने किसी हाईएस्ट पैकेज उठाया था कुछ, मतलब टेक टेक में ही उसने काफी अच्छा पैकेज उठा लिया था इलेक्ट्रिकल के बंदे ने। तो मतलब टेक के लिए मैंने ये था कि टेक के लिए एनएसयूटी बेटर लगा मुझे, और कोर के लिए डीटीयू। तो ये तो है ही, अभी भी है। अब आज से कुछ साल बाद क्या पता एनएसयूटी में भी कोर का प्लेसमेंट बेटर हो जाए। पर अभी के लिए तो मैं डीटीयू ही प्रेफर करूंगा कोर के लिए। एनएसयूटी टेक के लिए, वैसे डीटीयू भी अच्छा ही है टेक में। ठीक है, ठीक है, सही है। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम्म। अब एकेडमिक्स और अटेंडेंस की स्ट्रिक्टनेस का मेरे को पूछना था, बिकॉज DTU में तो मैंने 1 साल बिता के देख लिया कि स्ट्रिक्टनेस बहुत कम है, और NSUT के बारे में सुना है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज फैकल्टी भी ज़्यादा सीरियस है, आप लोगों के शायद एग्जाम्स भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहो आप। एनएसयूटी में अगर मैं पहले आऊँ अकेडमिक्स पे, तो अकेडमिक्स मेरे को एनएसयूटी के टफ लगे। मतलब कि यहाँ पे सीजीपीए लाना थोड़ा टफ लगा मुझे एज कम्पेयर टू डीटीयू। मतलब डीटीयू में जहाँ मतलब 9+ वाले जो लोग हैं, सीजीपीए 9+8+ वाले लोग,
वो यहाँ मतलब यहाँ पे एनएसयूटी में काफी कम मिलेंगे। 9+ वाले क्लास में मैक्सिमम 2-4 होते हैं सीजीपीए इसमें। और क्या है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। मतलब अभी मैं, मेरा ये एक दोस्त था, उसकी उन्होंने सीजीपीए काफी कम कर दी, उसके मार्क्स मेरे बराबर ही थे, सीजीपीए उसको कम दे दी। तो उसने वहां जाके पता किया कि क्या हुआ, क्या सीन है, तो वो अभी भी घूम ही रहा है, पर उसको क्लियर आंसर्स नहीं मिले कि कहाँ उसके नंबर कटे हैं। तो इंटरनल में कट गए, प्रैक्टिकल में कट गए। वो जो रीजन है, तो जैसे यही है आपने कि कहा कि जैसे आपने कहा कि जो डीटीयू में अगर कोई 9 सीजीपीए स्कोर कर रहा है तो उसके लिए एनएसयूटी में करना मुश्किल है। तो उसका क्या पॉसिबल रीजंस क्या है, एनएसयूटी में ऐसा क्या हो रहा है? एनएसयूटी में एक्चुअली जब मैं आया था तो मैंने टीचर से पूछा था कि यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग है या एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है क्या। तो उन्होंने भी मेरे को क्लियर आंसर दिया नहीं। कहते हमें भी उतना ओके। आइडिया है नहीं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कि मतलब अगर सबके ही कम आ गए तो किसी को हाईएस्ट वालों को 10 दे देते हैं। मतलब इतना स्ट्रिक्ट है कि जैसे मैथ्स 1 था हमारा एक कोर्स, तो उसमें 10 सीजीपीए से उनकी थी जिनके 100 में से 100 थे। मतलब मिड सेम में फुल, सारे सीटीज में फुल, प्रैक्टिकल तो नहीं थे, सीटीज में फुल, मिड सेम एंड सेम सब में फुल थे, तो 10 मिल गई। एक दो नंबर भी कटे अगर, तो तुम 10 से नीचे आ सकते हो ब्रैकेट में। अच्छा, तो तो डीटीयू में ऐसा तो मतलब मेरे को रहता नहीं है, तो लगता कि उसमें इतनी एब्सोल्यूट हो स्ट्रिक्ट जाती है रहता एक है। तरह से। डीटीयू में इतनी नहीं होगी। यहाँ पे तो मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि जो भी मतलब सिलेक्टिवली जिनके पास भी वो सब्जेक्ट है, जैसे सीएसई के पास है, मैथ के पास है, सीएसडीएस, सीएसएआई, इन सब का अगर कोई कॉमन सब्जेक्ट है, तो उनमें से ही टॉप के कुछ बच्चों को, कुछ परसेंटेज बच्चों को 10 सीजीपीए दे देते हैं ये। और फिर बाकियों को 9, फिर 8, फिर ऐसे ऐसे, और कुछ बच्चे इन्होंने डिवाइड कर रखे होंगे कितने परसेंट को देते होंगे, ये इनका ही कुछ होगा। पर ये काफी टफ है, यहाँ पे 10 सीजीपीए लाना तो काफी टफ है। मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल तो नहीं आती। 9+ लाना भी काफी बड़ी बात है नसीब में। अच्छा, और क्या बच्चों के अंदर भी यही सीन है? जैसे डीटीयू में तो मैंने यूजुअली देखा है, मैं अपनी बात भी करूँ तो मिड सेम से वही एक हफ्ता पहले पढ़ना, एंड सेम से ज़्यादा 2 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, पूरा साल तो हम हम्म पढ़ते नहीं है। हम्म तो एनएसयूटी में भी ऐसा ही कल्चर है? हम्म। हाँ मतलब मेरे को तो लगता है कि कॉलेजेस में होता ही यही है कि पूरे टाइम तो चलो कुछ कुछ बच्चे तो चलो पढ़ ही रहे होते हैं, पर वही है, एक हफ्ता मैक्सिमम, एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही शुरू कर देते हैं सारे कि अब मेहनत कर लेते हैं, आ गए पेपर्स, उससे पहले तो जो करना है करते ही रहते हैं। और उसी 1-2 हफ्ते में हो जाता है वैसे तो। मतलब अब स्कूल वाला हिसाब नहीं है कि करते ही रहो, 1-2 हफ्ते में हो ही जाता है, मतलब कितना भी सिलेबस हो निकल ही जाता है। और मेरे को पता चला था रिसर्च के टाइम पे कि आप लोगों के क्लास टेस्ट भी होते हैं एनएसयूटी के अंदर। हाँ क्लास टेस्ट तो होते ही हैं, और उनकी वैल्यू भी काफी है। मतलब वो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में तो डायरेक्ट उनके जैसे 10 मार्क्स का क्लास टेस्ट है अगर, तो उसको भी काफी चीज लेना पड़ता है। मतलब एनएसयूटी में तो हर एक चीज का, चाहे वो इंटरनल प्रैक्टिकल हो, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हो, वाइवा हो, सीटी हो, अगर आपका एक भी मैसअप होता है तो आप समझ लो एक सीजीपीए आपकी माइनस हो गई है। अच्छा। तो एनएसयूटी में, हाँ मेरा तो यही अभी चलता है कि जैसे सारा सीटी चलो अच्छा हो गया, एक मिड से में थोड़े कम आ गए, फिर इंटरनल प्रैक्टिकल थोड़ा कम हो गया, तो ऐसे ऐसे करके माइनस होती जाती है सीजीपीए, एक एक डाउन होती रहती है, तो 7-8 पे ही रह जाती है फिर। अच्छा, तो मैं ऑडियंस को समझा दूं कि डीटीयू में तो ऐसा क्लास टेस्ट वगैरह का सिस्टम नहीं है। हमारे जो 100 मार्क्स लगते हैं पर सब्जेक्ट, उसके अंदर मिड सेम के मार्क्स होते हैं, यूजुअली वो 25 मार्क्स का होता है, 25 या 20 मार्क्स का होता है। एंड सेम होता है 40 मार्क्स या 50 मार्क्स का। उसके बाद इंटरनल्स, फाइल्स के, प्रैक्टिकल्स के, वाइवा वगैरह के मार्क्स लगते हैं। असाइनमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, कुछ अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, लेकिन अलग से हमारे कोई क्लास टेस्ट नहीं होते जिनके डायरेक्ट मार्क्स ऐड हो रहे हैं। एनएसयूटी में एक ये चीज़ डिफरेंट है, जिसमें क्लास टेस्ट एक एडेड टेस्ट होता है तुम्हारा, जिसके डायरेक्ट मार्क्स लग सकते हैं, राइट? राइट राइट। और अटेंडेंस क्राइटेरिया का क्या सीन है, कितनी स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस? अटेंडेंस का तो एनएसयूटी में शुरू से काफी स्ट्रिक्ट है ही। मतलब अगर 75 से नीचे है तो वो तुम्हारा लिस्ट से ही नाम काट देते हैं, और जब भी अटेंडेंस लिस्ट आती है एग्जाम टाइम में, अगर तुम्हारा उस लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब तुम डिटेन्ड होगा, तो तुम्हें वहीं से उठा के ले जाते हैं कि तुम्हें अलाउड ही नहीं है पेपर देना। तो वो अच्छा। तो अगर 75 का 74 भी होता है तो फिर वो हटा देते हैं। और कुछ कुछ टीचर जैसे थोड़े होते हैं कंसिडरेट, की शुरू में ही बता देते हैं कि मैं अटेंडेंस ले तुम्हें नहीं रोकूंगा, पढ़ने के लिए बैठना तो बैठ जाओ, वरना तुम अभी चले जाओ क्लास से, अगर ऐसा है तो मतलब कुछ कुछ टीचर्स दे देते हैं अटेंडेंस, पर कुछ कुछ तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट होते हैं कि अटेंड करोगे तो मिलेगी, वरना पढ़े रहना पीछे नहीं पड़ेगी। तो 75+ मेंटेन करना तो काफी इंपॉर्टेंट है ही एनएसयूटी में, अगर तुम्हें पेपर देने हैं ऑफकोर्स।
हाँ सही बात है। अगर मैं डीटीयू की बात करूँ तो स्ट्रिक्टनेस मुझे लगता है, जितना मैंने अपने सीनियर्स से सुना है, स्ट्रिक्टनेस थोड़ी बढ़ गई है रिगार्डिंग अटेंडेंस। बट अभी भी यही है कि हम्म। कुछ टीचर्स ही हैं जो अटेंडेंस को लेके ज़्यादा होते हैं, या फिर 75% पे वो खुद डिटेन कर देते हैं अगर लेट से सिस्टम ने डिटेक्ट नहीं किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स अभी भी यही हैं जो थोड़े लीनियंट हैं, 60% पे भी अलाउ कर देते हैं, या फिर बता देते हैं कि और 10 दिन आ जाओ तो मैं अटेंडेंस तुमको दे दूंगा। तो अभी भी थोड़ी लीनियंसी है, एनएसयूटी का कंपैरिजन में थोड़ा लीनियंट ही है डीटीयू अटेंडेंस के क्राइटेरिया में। बट थोड़ी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है, तो हो सकता है अगर कोई ऐसे 10 साल बाद ये वीडियो देख रहा हो, स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है, तो ऐसे पीछे मत आना कि बोला था तुमने। ठीक है। ये है डीटीयू का अटेंडेंस का सीन। थोड़ा सा और सीरियस बात कर लेते हैं, प्लेसमेंट्स को लेके क्या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या प्लेसमेंट्स को लेके, क्या स्टार्ट रहे एनएसयूटी के, स्पेशली इस साल जो रिसेशन हुआ उसके अंदर आपने क्या एक्सपीरियंस किया? इस साल तो मतलब टेक प्लेसमेंट की तो क्या ही बोलूं कि थोड़ी हालत खराब ही चल रही है, क्योंकि रिसेशन है ही ऑफ कोर्स। तो कंपनीज आ रही हैं पर काफी कम लोगों को उठा रही है या फिर बिल्कुल ही नहीं ले जा रही। तो अभी फाइनल स्टार्ट्स तो आई डोंट थिंक सो कि आए हैं या क्या हुआ है, पर मैंने सुना था तो मतलब जैसे मेरे टाइम पे 17 लाख था टेक पैकेज उसका। मतलब टेक का नहीं, ओवरऑल शायद 17 लाख मीडियन एवरेज कुछ था एनएसयूटी का पैकेज। पर अब वो आ गया 10 लाख पे लास्ट ईयर की, मतलब इस साल के जो प्लेसमेंट स्टैट्स हैं। और यही सेम मेरे ख्याल से डीटीयू का भी है। तो इस साल तो डीटीयू एनएसयूटी का काफी लॉस हुआ है रिसेशन की वजह से। पर आई एम थिंकिंग कि एक दो साल में थोड़ा बेटर हो जाए। मतलब सीनियर से मेरी भी बात हुई है अपने कि मतलब वो कह रहे थे कि अभी जो फोर्थ ईयर में गए हैं उनके साल भी शायद रिसेशन हो सकता है कि हो, पर उसके बाद शायद फिर से हो जाएगी। क्योंकि ऐसा पहले भी 2010 के अराउंड भी हुआ था, रिसेशन आया था 2008 के अराउंड, पर फिर बाद में सही हो गया था। तो वैसा ही कुछ पैटर्न अगर अभी भी हो तो फिर बाद में सही हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब एकदम ऐसा बहुत बढ़िया आंसर दे दिया मेरे को। एस सच एनएस डीटीयू के बारे में कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी प्लेसमेंट हुई है वो बहुत हेवीली ड्रॉप हो गया है। चाहे मीडियन पैकेज के अंदर, जैसे आपने कहा हम्म। पहले 17 एलपीए था, अब ऐसे शायद 10 11 12 एलपीए के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हाईएस्ट पैकेज भी अच्छे ही जा रहे हम्म। हैं, लेकिन वो जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था, प्लेसमेंट होती थी, वो रिड्यूस हो गया, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज अब कम मिल रही हैं, या फिर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ठीक है, ये चीज़ आगे सॉल्व हो जाएगी, हमारे टाइम पे होपफुली सब अच्छा हो जाए। होपफुली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में। तो मैं एनएसयूटी के बारे में स्पेशली जानना चाहूंगा, बिकॉज डीटीयू का तो मेरे को पता है, और डीटीयू की कॉलेज लाइफ तो फेमस है ही। तो कॉलेज लाइफ के बारे में जानना है एनएसयूटी की, इनसाइड कॉलेज एज वेल एज आउटसाइड कॉलेज। इनसाइड में मतलब मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सोसाइटी कल्चर एंड फ्रीडम हर जगह घूमने की, एंड आउटसाइड आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हो। जैसे अब एनएसयूटी में अगर आओ या किसी भी कॉलेज में जाओ तो शुरू में एक्साइटमेंट तो रहता ही है कि क्या क्या होगा, क्या सीन होता है। तो जब शुरू में आते हैं तो एक तो फ्रेशर्स पार्टी होती है। सबको पता ही होता है इसके बारे में कि चलते रहता है कि नए नए सारे शक्लें दिख रही है, नए नए दोस्त बन रहे हैं। तो उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ फ्रेशर पार्टीज एंड ऑल का। तो एक तो ये शुरू में हो गया। फिर बाद में आने लगते हैं सोसाइटीज। सोसाइटीज के बारे में पता लगता है लोगों को। वैसे शुरू शुरू में आइडिया नहीं होता, जिनके मतलब होते हैं टेक मतलब कॉलेज वाले के थोड़े आइडिया होते हैं जिनको कि सोसाइटीज का क्या है, तो होता भी है लोगों को। पर मोस्टली लोगों को, जैसे मुझे तो आइडिया नहीं था कि यहाँ पे सोसाइटीज का क्या सीन होता है। तो फिर हर सोसाइटी के कुछ कुछ सीनियर्स हर क्लास में आके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये हमारी सोसाइटी है, इसमें आपका ये रोल होगा, आपका जो इंटरेस्ट है इसमें आ जाओ। तो शुरू शुरू में काफी ये होता है कि सोसाइटी ज्वाइन करेंगे, काफी बढ़िया होगा। मतलब है भी काफी अच्छा, हेल्पफुल होता है नेटवर्क्स बनाने में। सीनियर से बात करने का, ऐसे तो अब कोई सीनियर्स को तुम पकड़ के ऐसे बात कर नहीं सकते रैंडमली, ऐसे कौन नहीं करता है। तो सबसे बेस्ट वे इसके इसका है कि सोसाइटी ज्वाइन करो, जो भी इंटरेस्ट हो। जैसे सोशल वर्क की सोसाइटी है, किसी क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है तो थिएटर, डांस, आर्ट सबकी सोसाइटी है। टेक की तो है ही। तो कोई भी सोसाइटी ज्वाइन करो जिसमें इंटरेस्ट हो। इनके भी राउंड होते हैं, जैसे पहले आपको कोई फॉर्म भरवा देंगे गूगल फॉर्म, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट हो गए। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन ले लिया, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट हो गए, फिर इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में घुसना भी काफी आसान है कि तुमने नाम दे दिया तो सोसाइटी में आ गए। उसके लिए भी थोड़ा मतलब करना पड़ता है कि इंटरेस्ट है तो दिखाओ, इंटरेस्ट है तुम्हें जनरली, और तुम काम करोगे सोसाइटी में। वो भी सिर्फ इसलिए नहीं ले लेंगे कि हाँ हमें तुमसे इंटरेक्ट करना है, हम सीनियर है तुम जूनियर हो, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। नहीं, उनको भी अपना सोसाइटी का काम करवाना होता है। तो जेनुअनली जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में, तुम वो सोसाइटी ज्वाइन कर लो। तो तुम्हारा मतलब बातें होती रहती है अपनी क्लास में, तो सबकी बात हो ही जाती है। नहीं भी होती तो चलो सोसाइटी ज्वाइन कर लो, उसमें भी बात हो जाती है, बाकी ब्रांचेस के बच्चों से बात हो जाती है, सीनियर से बात हो जाती है। तो सोसाइटी का ये तो फायदा रहता ही है। तुम अपनी क्रिएटिव फील्ड भी एक्सप्लोर कर सकते हो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, टेक, मतलब सोशल वेलफेयर वगैरह जो इनएक्टर्स है हमारी सोसाइटी, डीटी में भी शायद होगी इनएक्टर्स। तो उसमें ज्वाइन कर लो, या कोई भी जिसमें इंटरेस्ट हो ज्वाइन कर लो। सीनियर से भी बात हो जाती है, बाकी ब्रांचेस के बच्चों से भी तुम इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये सोसाइटीज का ये हो गया। बाकी कॉलेज लाइफ तो खैर अच्छी ही है कि मतलब अपार्ट फ्रॉम द अकेडमिक्स, अकेडमिक्स में चलो तुम्हें मेहनत करनी है,
टेस्ट आ रहे हो तो पढ़ने लग जाओ, वरना तो फिर मजे ही है, मतलब दोस्त बन ही जाते हैं, फिर जाओ कहीं भी घूमने। बाकी एनएसयूटी के अगर बाहर का हम देखें तो पास में ही वेगस मॉल है, तो वहाँ काफी लोग जाते हैं। शुरू शुरू में सबको शौक होता है कि चलो भाई ग्रुप के साथ जाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट ईयर में जब मेरे दोस्त बने थे तो हमारा ग्रुप काफी बड़ा था, मतलब ऑलमोस्ट आधा आधी ब्रांच हमारी साथ ही घूमती थी शुरू शुरू में। तो फिर धीरे धीरे कटते गए कि मतलब सारे तो साथ में एक साथ नहीं घूम सकते पूरे टाइम। तो वेगस चले गए, कभी भी द्वारका मोड़ पे ही इतनी सारी शॉप्स है, कहीं चले गए। तो यहाँ पे काफी है, चिल तो है सीन। हाँ बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, एकदम इलेबोरेट आंसर आपने दे दिया। इससे इससे बेस्ट कुछ आंसर ही नहीं हो सकता था एनएसयूटी को लेके। तो मेरा ये था कि अगर मैं डीटीयू की बात करूँ तो डीटीयू तो फेमस ही है अपनी कॉलेज लाइफ के लिए। सोसाइटीज बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सारी सोसाइटी ऑलमोस्ट एक्टिव है। और ये है कि जो थोड़े एकेडमिकली इंक्लाइंड है उनके लिए ये है कि पूरे साल सारी एक्टिव नहीं रहती। सबके अपने अपने टाइम होते हैं, सबके अपने फेस्ट होते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, उसके बाद वो ऐसे डोरमेंट ही रहती है। तो सोसाइटीज तुम ज्वाइन कर सकते हो। अभी मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है जो मैं अपना आंसर देने के बाद पूछूंगा। बाकी सोसाइटीज के अलावा रिस्ट्रिक्शंस कम हैं। फैकल्टी को भी ये है कि अगर तुम क्लास में बैठे हो तो पढ़ो, वरना क्लास से जाके तो तुम घूम ही सकते हो, कोई सिक्योरिटी वगैरह का इशू नहीं है। थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ गई है रिगार्डिंग की सेफ्टी वगैरह हो, बट इन जनरल किसी को कोई टोकता नहीं है कहीं पे भी जाने से। एंड आउटसाइड की बात अगर मैं करूँ डीटीयू के अंदर तो इमीडिएटली डीटीयू के बाहर कुछ खास घूमने का नहीं है, जैसे आपने वेगस मॉल वगैरह बताया। लेकिन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाके या फिर अगर तुम एनएसपी वगैरह एरिया तुम्हें पता हो तो वहाँ पे तुम घूम सकते हो। इमीडिएटली बाहर तुम्हें कुछ खास घूमने को मिलेगा नहीं। जो सोसाइटीज का मेरा सवाल था, तो वैसे तो ये एनएसयूटी डीटीयू से कोई भी वो नहीं है रिलेशन, लेकिन मेरे को आपसे पूछना है कि आपने फर्स्ट ईयर में जितनी सोसाइटीज ज्वाइन की थी, अब आप उसमें से कितनी सोसाइटीज में हो? यार देख, मैंने तो काफी सिलेक्टेड सोसाइटी ज्वाइन करी थी। मतलब मेरे को तो इसमें था कि मेरे को एक सोसाइटी मेरे को ज्वाइन करनी थी, पर वो किसी रीजन से मेरा रह गया था कि मैं उसके ग्रुप डिस्कशन वाले राउंड में जा नहीं पाया था, मेरे को कुछ और काम आ गया था। तो वो थी आईजीटीएस, इंडियन गेम थ्योरी सोसाइटी। मेरे को उसमें इंटरेस्ट था कि गेम थ्योरी सोसाइटी में जाऊंगा, पर उसका मेरा रह गया था। और मैंने करी थी एक आई ट्रिपल ई ज्वाइन करी थी, वो पेड सोसाइटी है। उसमें टेक सोसाइटी है, काफी उस टाइम बोला था कि एक टेक सोसाइटी तो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मेरे दिमाग में भी यही था कि टेक करना है या तो सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हैं, या टेक वाले लोग होंगे, हेल्प हो जाएगी। तो एक आई ट्रिपल ई करी थी मैंने। दूसरी मैंने करी थी एक इनएक्टस। इनएक्टस में वही है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप था उनका मेन एजेंडा, कि सोशल कॉज को भी हम बढ़ावा देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस वगैरह का भी होंगे। मैंने बोला चलो ये भी ज्वाइन करके देख लेते हैं। इसमें बेसिकली टेक का नहीं था ये, मैंने देखा था कि नॉन टेक भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, कि नॉन टेक साइड पे हो गया ये एक, तो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या पता इसमें इंटरेस्ट आ जाए। तो एक ये भी ज्वाइन करी थी। अब मैं दोनों में से किसी में भी नहीं हूँ, मतलब आई ट्रिपल ई में चलो कहने को हूँ, पर अब मैं दोनों में से किसी में भी एक्टिव तो नहीं हूँ। हाँ मतलब, पर काफी लोग होते हैं एक्टिव, मेरा केस थोड़ा अलग है। मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता सोसाइटी में, पर शुरू शुरू में तो काफी एक्टिव था मैं, 1 साल 1.5 साल तो इन एक्टर्स और आई ट्रिपल ई हाँ तो जैसे आपने कहा, वैसे तो आपने भी सिलेक्टिवली 3 4 सोसाइटीज ही ज्वाइन करी, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग भी अभी कॉलेज में आओगे तो में। 10 12 सोसाइटीज तुम ज्वाइन करके बैठे होगे। लेकिन वो एक साल में ना सारी चीज़ें डिस्कवर करके तुम अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी सोसाइटी मेरे लिए है, कौन सी सोसाइटी नहीं है। तो सब में काम करोगे तो वो जो प्लेसमेंट वाली चीज़ें है, बाकी चीज़ें उनमें फोकस नहीं हो पाएगा। तो 1 2 सोसाइटी 3 सोसाइटी तुम चूज करके रख सकते हो और उसके अंदर आगे प्रोसीड कर सकते हो। जैसे भैया ने कहा, एक टेक सोसाइटी ले ली, एक नॉन टेक ले ली, एक कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है उससे कुछ थोड़ा सीख लोगे। सीखने वाली चीज़ें कम होंगी, वो सिर्फ पर्टिकुलर 1 2 चीजें हैं जो स्पेसिफिक तुम सीखोगे, बाकी सारा यूजुअली सीनियर के कॉन्टैक्ट्स ही होते हैं। तो 1 2 सोसाइटी में आगे तुम कंटिन्यू कर सकते हो। अगला सवाल मेरा है, बहुत एकदम कंट्रोवर्शियल सा सवाल है। एनएसयूटी एंड डीटीयू के फेस्ट, तो डीटीयू के फेस्ट का तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हमारा तो पॉपुलर है, हमारा तो नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट फेस्ट होता है। आप अपना बता दो। मैं पर्सनली तो चलो मोक्षा का फैन हुई, ऑब्वियसली एनएसयूटी में हूँ तो मोक्षा तो चलो अच्छा है ही। पर मेरे को हाँ, ऐसे डीटीयू के फेस्ट से भी कोई दिक्कत है नहीं, मेरे को एनजी फेस्ट भी काफी पसंद है। मतलब मैं एनजी फेस्ट में आया था तो काफी अच्छा था। इस बार मैं श्रेया घोषाल वाले में तुम्हारे में आया था, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। मैं हमारा मोक्षा भी काफी, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई ज्यादा बेटर है, दोनों में सेम, मतलब स्टॉल्स वगैरह तो होते ही हैं, आर्टिस्ट भी काफी बड़े बड़े आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी में ज्यादा ही अच्छे आ गए या किसी में ज्यादा ही कोई ऐसे ना, जिनको जानते ही ना हो आ गए। दोनों फेस्ट में काफी अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि डीटीयू में हो या एनएससीटी में हो, दोनों के फेस्ट में जाओ भाई। नहीं कोई नहीं, रोकना तो बिल्कुल। है नहीं, कोई ऐसे एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो कहीं भी जाओ, दोनों में जाओ, दोनों के मजे उठाओ, किसी का बेटर हो किसी का नहीं, वो तुम खुद देख लो। बल्कि मैं तो आपको बताऊं, मैं तो मोक्ष इस बार अटेंड करना चाह रहा था, हमारे क्या हुआ मिड सेम लेट हो गए, इसलिए डीटीयू का मेरे ख्याल से काफी सारा हम्म। ऑडियंस एनएसयूटी आ नहीं पाया। वरना इस बार एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे को अच्छा लगा, मोक्षा बहुत ऐसा ग्रैंड हुआ था, एनजीए कंपैरेटिवली हुआ था। तो ऐसा ऐसे डीटीयू वालों मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन एनएसयूटी का फेस्ट इस साल अच्छा हुआ था।
ठीक है, एनजी की बात करूँ तो एनजी तो ऑफ कोर्स काफी बड़ा फेस्ट है। काफी लोग, बड़ा फेस्ट इसलिए भी है क्योंकि लोग काफी सारे आते हैं। बहुत फेमस फेस्ट है, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। बाकी हमारे यहाँ पे युवान वगैरह भी होता है, लिटरेचर फेस्टिवल होता है, इनविक्टस होता है हमारा टेक फेस्टिवल, वो भी काफी फेमस है। एनएसयूटी का भी टेक फेस्ट काफी फेमस है। तो ये सारे फेस्ट होते रहते हैं, तो तुम इन फेस्ट के अंदर एंजॉय करोगे। अच्छा, ये फेस्ट से रिलेटेड मेरा एक सवाल था। क्या एनएसयूटी के अंदर, मतलब ऐसा थोड़ा ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल सा सवाल है, क्या एनएसयूटी में डीटीयू को लेके हेटरेड है? भाई अब देख, मैं इसका आंसर एक इंसिडेंट से देना चाहूंगा जो हुआ था। हाँ मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ था, पर मेरे दोस्त बता रहे थे कि जब तुम्हारा था कि तुम्हारी हुई थी फ्रेशर पार्टी, फेस्ट नहीं था, फ्रेशर पार्टी होती है जैसे। मतलब एनएसयूटी में शायद नहीं हुई थी, डीटीयू में हो रही थी फ्रेशर पार्टी। उसमें शायद कोई रैपर आया था। हाँ, एक रैपर आया था। तो उसमें एनएसयूटी के लोग भी चले गए कि चलो भाई हम भी अटेंड करेंगे, फ्रेशर पार्टी क्यों नहीं करेंगे। तो डीटीयू के लोग भी थे, एनएसयूटी के लोग भी थे। तो डीटीयू वालों ने शुरू कर दिया कि एनएसयूटी हाय हाय या कुछ, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर दिया और वहां हो गई थी लड़ाई। हाँ, वो नारे तो मेरे को पता ही है क्या बोल रहे हैं। तो मेरे, हाँ तो वो तो चलो, आके जो भी जिस कॉलेज में जाएगा उसको पता लग ही जाएगा। पर ये तो होता ही है, मतलब मैंने देखा ही है कि लोग ऐसे तो करते ही हैं कि ये एनएसयूटी से है, मैं डीटीयू से हूँ, ऐसे कैसे ये मेरे कॉलेज में घुस गया। मतलब कुछ कुछ ही होते हैं ऐसे जो इसको दिल पे लेके थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। पर ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसे ही कुछ हेटरेड है या एकदम ही नहीं भाई मैं तेरे से बात ही नहीं करनी, या तू कैसे कैसे आ गया कॉलेज में, ऐसा कुछ नहीं है। आके तो घूम ही सकते हो, खैर कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आप हॉस्टलर हो या डे स्कॉलर हो आप? मैं डे स्कॉलर हूँ। अच्छा। वैसे आपके फ्रेंड्स जो हॉस्टल में हैं, अगर आपकी उनसे बात हो या बाकी लोगों से बात हुई हो, एनएसयूटी में हॉस्टल या पीजी लेना कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है? एनएसयूटी में हॉस्टल लेना वैसे आउटसाइड दिल्ली वालों को तो मिल ही जाता है। अब मैं बात करूं अगर इनसाइड दिल्ली वालों को चाहिए, तो उनमें भी राउंड्स होते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से अराउंड 40 उसमें डिस्टेंस डालना होता है तुम्हें, आई गेस। तो जब मेरे फ्रेंड्स बात कर रहे थे, तो जिनका 40 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस था कॉलेज से, उनको आई गेस मिल गया था हॉस्टल। पर जैसे जैसे वो डिस्टेंस कम होता जाता है तो तुम्हारी हॉस्टल मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती रहती है। और क्या होता है, हर साल तुम हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एनएसयूटी में तो अगर तुम्हें पहले शुरू में हॉस्टल नहीं मिला तो बाद में काफी कम लोगों को ही मिलता है कि चलो अभी नहीं मिला तो हम बाद में ले लेंगे, तो बाद के चक्कर में वो रह ही जाएगा अगर तुमने नहीं भरा पहले। तो ये इसमें काफी मुश्किल हो जाता है कि, और एनएससीटी में हॉस्टल में क्या है कि बाहर के लोगों की काफी स्ट्रिक्टनेस है कि एंट्री नहीं हो सकती, बिल्कुल आई कार्ड के बिना नहीं एंट्री हो सकती। अगर तुम हॉस्टल के हो, गार्ड ने तुम्हें देख रखा है, तब भी वो ऐसे बिना आई कार्ड के, मतलब काफी स्ट्रिक्ट है ये। मतलब आई मे बी रॉन्ग हियर क्योंकि मैं हॉस्टलर हूँ नहीं, पर जहां तक कि मैंने देखा कि एनएसयूटी में ऐसे बाहर के लोग बिल्कुल भी नहीं घुसने देते हो। तो ये है, मतलब हॉस्टल मिलना वैसे तो आउटसाइड दिल्ली को तो मिल ही जाता है क्योंकि उनका तो काफी, मतलब उनको तो नीड है भी, तो उनके लिए ही है हॉस्टल्स, तो उनको तो मिल ही जाता है। पर अगर किसी को हॉस्टल एक्सपीरियंस करना हो, या दिल्ली में भी काफी दूर दूर होते हैं अगर, तो काफी दूर मतलब 40 किलोमीटर्स के अराउंड है, तो फिर उनको तो मिल ही जाता है। पर जैसे जैसे कम होता है तो नहीं मिलता। पर अब क्या क्राइटेरिया होता है कि मतलब क्या सीन है। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसने हॉस्टल में ही, उसने बताया था कि कुछ रूम्स खाली हैं हॉस्टल में। और उस हमारा ही एक कॉमन फ्रेंड है, उसने अप्लाई कर भी रखा है, उसका अराउंड 35 किलोमीटर्स का है डिस्टेंस घर से। उसको लगते हैं 1.5 आवर्स आने में, 1.5 आवर्स आने में लग जाते हैं कॉलेज से, 1.5 या 2 आवर्स को। तो उसका डिस्टेंस है काफी अच्छा खासा। और उसने अप्लाई भी किया हुआ है और रूम्स भी खाली है, पर उसको अलॉट नहीं हो रहा है। तो ये अब क्या करते हैं वो बैकएंड पे क्या सीन होता है, ये इसका मेरे को आइडिया नहीं। पर ऐसा चलता है, मतलब अगर तुम, क्या पता उसने जाके बात भी करी हो या क्या हुआ क्या नहीं, इतना मेरे को डिटेल में नहीं पता। पर ऐसा सीन भी है। और पीजीज का भी सिस्टम है क्या एनएसयूटी के बाद? जैसे डीटीयू के बाद तो काफी कॉमन है पीजी लेना, बिकॉज डीटीयू का अगर मैं सीन बताऊं तो मेरे को लगता है कि हॉस्टल्स बहुत कम मिलते हैं। जैसे आउटसाइड दिल्ली बताया, उसके तो हॉस्टल्स मिल ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे 2-2 घंटे ट्रैवल करके कॉलेज आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज उनको हॉस्टल्स अलॉट नहीं हो रहे, तो मेजोरिटी ऑफ देम आर स्टेइंग इन पीजी। तो पीजी तो बहुत इजीली मिल रहा है, तो एनएसयूटी में भी है ऐसा कल्चर पीजी का? हाँ, पीजी का कल्चर तो है ही, काफी पीजीज हैं, अच्छे अच्छे भी हैं। मतलब उनके प्राइसेस का अराउंड 8 to 8 थाउजेंड से शुरू हो जाते हैं, 8 थाउजेंड के अराउंड, जहाँ तक कि मैंने भी देखे थे पीजीज। पर फिर मैंने तिलक नगर में ही मेरे किसी रिलेटिव का था, तो मैं यहीं रुक गया था। तो मैंने पीजीज का आइडिया ड्रॉप कर दिया था उस टाइम पे। मैंने भी पीजीज का रिसर्च तो करा था, काफी पीजीज हैं एनएसयूटी के गेट के अपोजिट ही। एक वहाँ पे मतलब टाइप ऑफ एरिया सा है, वहाँ पे काफी पीजीज हैं। द्वारका मोड़ पे ही लेन है, वहाँ पे भी काफी पीजीज हैं, काफी मतलब काफी पास एरिया में बहुत सारे पीजीज हैं, तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और जब शुरू में ज्वाइन करते हैं कॉलेज, तो जैसे ही तुमने ज्वाइन किया तो तुम्हारे ग्रुप पे लिंक आना शुरू हो जाते हैं कि
ये मतलब पीजीज के ग्रुप्स के, कि ये पीजी क्या ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लो, इसमें इन्फो आती रहेगी तो वो ज्वाइन कर लो। या तो तुम जैसे ही कॉलेज के बाहर आओगे तो वहां पे भी पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं या पोस्टर्स होते हैं, तो तुम उससे भी कॉल करके पता कर सकते हो। तो वहां आके तुम्हें पता लग जाएगा कि पीजी का क्या सीन है, और काफी कॉमन है पीजी भी। राइट राइट। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, अब एक सवाल जिसका सब इंतजार कर रहे थे। तो एनएसयूटी में जेंडर रेशो का क्या सीन हम्म। ये एक पॉइंट है जहाँ पे एनएसयूटी थोड़ा आगे है टीटीयू से। एनएसयूटी में गर्ल्स का एक तरह से कोटा है, 20% के अराउंड कुछ है कि इतने परसेंट गर्ल्स होनी ही चाहिए। तो इससे तो ऑब्वियसली जेंडर रेशियो अपने आप ही इंप्रूव हो गया। और डीटीयू में ऐसा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। तो डीटीयू में तो लड़कियां होती ही नहीं है, पर एनएसयूटी में ऑब्वियसली होती हैं इस रीजन से लड़कियां। तो ये इसका सीधा सा जवाब है, और तो क्या ही बोलूं। है? मैं तो आपको बताऊं, D2 से सारे लड़के एक ही चीज से परेशान है कि रिजर्वेशन करो गर्ल्स की। मैं अपनी क्लास का बताऊं तो मेरी क्लास का रेशियो है 1:15 का। तो गरंत की क्लास का रेशियो है 1:30 का। तो ऐसे ऐसे रेशियो चल रहे हैं क्लास में। हमारे पूरे बैच का 1:25 का रेशियो है शायद। तो इस रेशियो का कुछ तो करना ओ। पड़ेगा। तो अगर तुम ऐसा है तो देखो, D2 का एक ये ड्रॉबैक है। तो मैं चाहूंगा एनएसयूटी से कुछ सीखे D2 और रिजर्वेशन लाए। बाकी बाकी मैं यही कहता हम्म। हूँ, हर वीडियो में जितनी और भी ये मैंने ऐसा ऐसे कोई वीडियोस बनाई छोटा है। ड्रॉबैक भी हाँ नहीं है हाँ। वैसे। बहुत हम्म। बड़ा ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक कंसीडर कर सकते हैं। बाकी तो देखो, मैं यही कहता हूँ कि इस सब में कुछ नहीं लगा, प्लेसमेंट पे ध्यान दो, ठीक है। एंड में तो चलो डीटीयू पे फिर यही ध्यान देना पड़ता है। कहीं पे भी ध्यान देना है, प्लीज प्लेसमेंट पे ध्यान दो। मैं ये सब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस चैनल के थ्रू, ठीक है। अब लास्ट में कंक्लूड करते हुए एक फाइनल क्वेश्चन विच समराइजेज इट ऑल। व्हाई डिड यू चूज एनएसयूटी ओवर डीटीयू? अगर कोई रिपीट पॉइंट्स है तो वो भी मेंशन कर देना। हम्म। तो जब मैंने अपना कॉलेज चूज करना था तो मेरे फादर को तो आइडिया था कि डीटीयू में काफी अच्छा है, तो डीटीयू भी कर सकते हैं कंसिडर। मैंने बोला ठीक है चलो देखता हूँ कट ऑफ क्या है। तो मेरी रैंक थी 10K के अराउंड, 10,500 कुछ थी। तो उस पे मेरे से एक साल पहले की कट ऑफ के हिसाब से मिल रहा था डीटीयू में आईटी। अब तो काफी चेंज हो गई है थोड़ी कट ऑफ, तो अब तो अलग है। पर मैं मेरे साथ मेरे टाइम पे तो यही था कि 10,000 के हिसाब से मैंने कंसिडर किया था कि डीटीयू में आईटी मिलेगी। पर मैंने अपनी जो प्रेफरेंसेस फिल करी थी वो मैंने उससे उससे पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से ही कर दी थी, कि सी एस ए आई एनएसयूटी में सबसे टफ कट ऑफ पे मिल रहा है सी एस ए आई। तो मैंने सबसे ऊपर उसको रखा, फिर सी एस ई को रखा एनएसयूटी की, फिर सी एस डी एस को रखा, क्योंकि सी एस डी एस मिल रही थी 6K पे मेरे से एक साल पहले। जो मेरी अभी ब्रांच है वो मुझसे एक साल पहले सी एस डी एस 6K पे क्लोज थी, 6K के अराउंड पे। तो मैंने उसको रखा। फिर मैंने डीटीयू की सीएस को रखा, सीएसई को। वो शायद 7-8K गई थी। फिर जब मेरी कट ऑफ आई तो फर्स्ट राउंड में ही जब चॉइस फिलिंग के बाद जो फर्स्ट राउंड होता है काउंसलिंग का, उसमें ही काफी चेंज आ गया था, मतलब 1,000-2,000 का चेंज आ गया था पिछले साल से। तो मुझे लगा इस बार थोड़ा ऊपर भी मिल सकता है। और मेरे को जब भी मिला मेरे को एनएसयूटी का ही मिला था चॉइस फिलिंग में। और फिर जब मैंने ये देखा था कि कट ऑफ इसकी क्यों कम है, फिर मैंने पूछना शुरू किया कि ऐसा क्यों है कि एनएसयूटी की टेक टेक वाली जो ब्रांच है, सीएससी ब्रांच है, उसकी कट ऑफ 6,000 पे क्लोज है मैक्स टू मैक्स, और डीटीयू की थोड़ी ऊपर सीएससी 7-8K के अराउंड भी जा रही है मेरे टाइम। तो सबने बोला कि एनएसयूटी लोग टेक के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं, टेक कल्चर ज्यादा अच्छा है एनएसयूटी में, कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है डीटीयू के कंपैरिजन में। जहां तक कि मैंने सुना था, मतलब वो तो खुद पे ही होता है कि तुम कोडिंग कर लो, बाकियों को देख के तुम कॉन्फिडेंस तुम्हें अगर फील हो कि सारे कर रहे हैं मैं भी कर ही लेता हूँ चलो। तो यही होता है कि अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ तो तुम एनएसयूटी प्रेफर कर ही सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे टेक तो काफी लोग कर ही रहे होते हैं, सबको टेक में ही करना होता है। क्योंकि सबका यही परसेप्शन है जनरली, यहाँ तक कि मैंने देखा है एनएसयूटी में, कि कोर में उतना है नहीं। पर मेरे कुछ कुछ थे सोसाइटी में लोग कि हमें कोर में ही करना है, मैकेनिकल में है, मैकेनिकल के ही कोर में। तो उसने उसी के रिलेटेड सोसाइटी भी ज्वाइन करी और वो कोर में ही आगे कर रहा है कि मैं कोर में ही प्लेसमेंट लूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कोर का बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाते हैं, कोर में भी प्लेसमेंट्स हैं। पर आई वुड से कि डीटीयू में थोड़ी बेटर है। तो मेरे को करना था टेक ही। तो मैंने फिर ये देखा कि मेरी रैंक थी उस हिसाब से मेरे को शायद सी एस डी एस मिल जाए। उस टाइम पे ये था, मेरे को था कि डीटीयू में आईटी तो चलो मिल ही जाएगी, अब शायद सी एस डी एस या आई टी एन एस एनएसयूटी में आईटी, मैंने इन सबको डीटीयू से ऊपर भरा था। एनएसयूटी की आईटी फिर डीटीयू की आईटी, क्योंकि इन सबका कट ऑफ थोड़ा डीटीयू से टफ था, तो मेरे को लगा ये बेटर ही होंगी। इस हिसाब से मैंने पूछ पूछ के ये सब भरा था कि मेरे को करना टेक ही था, मेरा ये डिसाइडेड था कि टेक ही करूंगा। तो उस हिसाब से टेक में बेटर एनएसयूटी के फीडबैक्स मिले मेरे को, तो मैंने एनएसयूटी का टेक ऊपर रखा, सीएस मतलब कोर सीएस वाली ब्रांचेस ऊपर रखी और कोर वाली नीचे रखी। तो यही था मेरा चॉइस फिलिंग में, एनएसयूटी की टेक ब्रांचेस ऊपर, फिर उनके नीचे डीटीयू की टेक ब्रांचेस, फिर डीटीयू मतलब कोर में जब मैं भर रहा था नीचे की मैंने भरी भरी थी,
तो उनमें मैंने डीटीयू की 4 ब्रांचेस ऊपर भरी थी और एनएसयूटी के नीचे। तो ऐसा सीन था मेरा। ओके। अगर तुम्हें डीटीओ के बारे में जानना है तो मेरा रीजन ये था कि ये फर्स्टली ब्रांड वैल्यू मेरे को जेई से पहले, जैसे मैंने बताया, जेई से पहले ही मेरे को पता था कि डीटीओ की क्या ब्रांड वैल्यू है। एंड उसके बाद सेकेंडली मेरा कॉलेज बहुत क्लोज है। अगर द्वारका की बात करूँ मैं एनएसयूटी के, तो मेरे 2 आवर्स का ट्रैवल है, तो वो मैं क्यों करूँ जब मैं आधे घंटे में कॉलेज पहुंच सकता हूँ। तो ये ट्रैवल वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुम कॉलेज ज्वाइन करोगे तो तुम्हें समझ आएगा, अचानक क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं। सुबह 8 बजे की क्लास है, दो स्कूल भी जाते थे, लेकिन वो कॉलेज में थोड़ी वो लेजीनेस आ जाती है, तो सुबह 8 बजे की क्लास डिफिकल्ट होती है। तो पास वाला कॉलेज था, तो एक वो फायदा था। और जैसे उन्होंने कहा कि कोर, मेरी क्योंकि कोर ब्रांच है तो मेरे को ये पता चला था कि डीटीयू में बेटर है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर डीटीयू ओवर एनएसयूटी। तो मेरा भी ये रीजन थे। एक वैसे तो मेरा कंक्लूडिंग क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन मेरे को एक चीज स्ट्राइक करी है जो मेरे को पूछना था, जो मेरे को मिला नहीं, मेरे को कहीं पे भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी अपने टाइम पे भी और अभी भी जब मैंने रिसर्च करी डीटीयू एनएसयूटी की। इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन का क्या सीन है एनएसयूटी में? कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनल इलेक्ट्रिकल में हूँ, ब्रांच। मार्क्स, मेरे मार्क्स के ऊपर मेरा अपग्रेडेशन होगा, अपग्रेडेशन होता है नहीं होता, या फिर मेरी सीजी पे होगा, सीआरएल जो जेईई मेंस में आई थी, क्या बेसिस है उसका? इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन मेरे ख्याल से ये होता है फर्स्ट सेकंड सेम के आस फर्स्ट सेम के बाद होता है या सेकंड सेम के बाद, आई एम नॉट श्योर। पर ये सीजीपीए या किसी मार्क्स के बेसिस पे नहीं होता, ये तुम्हारी जेई मेंस रैंक के बेसिस पे ही होता है। और इसमें क्या है कि जब तुम, जैसे मैंने सीएसडीएस चूज कर ली, अब मेरे को काफी टाइम हो गया इस ब्रांच में। तो अब मतलब उस ब्रांच के, जैसे मेरी ब्रांच में काफी लोगों ने इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन भरा नहीं था। तो मतलब ऐसा होता है कि तुमने इस ब्रांच का, मतलब तुम इस ब्रांच से फेमिलियर हो गए, ब्रांच से तो क्या ही, शुरू में तो कॉमन सब्जेक्ट ही चल रहे होते हैं, पर तुम जैसे लोगों से फेमिलियर हो गए, तुम्हारे दोस्त बन गए, चलो अब इसमें ही कर लेंगे, एक ब्रांच ऊपर लेके क्या करें। पर अगर तुम्हें एक ब्रांच ऊपर मिल रही है, जैसे मेरी ब्रांच में आईटी से एक बंदा आया था, उसकी वैसे तो पढ़ाई में अच्छा था, पर वो आया जेई मेंस रैंक के बेसिस पे ही था। और ये मेरे ख्याल से तो जोसा के पोर्टल से ही होता है इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन भी। इसका फॉर्म आता है अलग से, वो फिल कर दो, उसमें सारा डिटेल होता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो वो फिल करके समझ आ जाता है कि ये जेईई मेंस रैंक के बेसिस पे ही है। और उसमें क्या, मतलब अगर उसमें भी एनएससी में ओबीसी का कोटा वगैरह ये सब होते हैं, ये सब लगता है या नहीं लगता है इसका मुझे आइडिया नहीं। पर वो जेईई मेंस रैंक के बेसिस पे ही होता है इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन भी। बिल्कुल, डीटीओ में भी यही सीन है। सीजीपीए या फिर तुम्हारे कॉलेज में अंदर आने के मार्क्स पे फिर नहीं होता, जबकि मतलब थोड़ा ये वियर्ड चीज है। अंदर जब कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो उसके बाद अपग्रेडेशन मार्क्स होना चाहिए, बट जो सिस्टम है यूजुअली जैक के सारे कॉलेज में, अगर ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात भी करूँ तो उसका भी यही सीन है। तुम्हारी जेई मेन सीआरएल के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से तुमने ईसी लेनी थी और 1000 रैंक की वजह से तुम इलेक्ट्रिकल में आ गए, तो हो सकता है तुम्हारा अपग्रेड हो जाए। और ये अपग्रेडेशन यूजुअली ऐसे ही होता है कि बच्चों ने सीट्स छोड़ दी, कुछ सीट्स रह गई, तो उनके अंदर तुमको अपग्रेडेशन मिल जाता है। लेकिन ये मत सोच के जाना किसी कॉलेज में कि मेरी इतनी रैंक आई है मैं मेहनत करके अपग्रेड कर लूंगा। जिस ब्रांच में चले गए उसको एक्सेप्ट करो और उसी के अंदर मेहनत करोगे तो तुमको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये था हम्म। हमारा इंटरव्यू, डीटी वर्सेस एनएसयूटी का कंपैरिजन। अगर और कोई बेसिस या और कोई चीज तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम पूछ लेना, हम भव्य वैसे कॉन्टैक्ट में, हम उनसे चीजें कंफर्म कर लेंगे। डीटू की चीजें तो हम तुम्हें बताते ही रहते हैं। एंड कमेंट्स में कुडोज टू भव्य भैया, थैंक यू उनको मेंशन कर देना, बिकॉज उनका भी इंटर्नशिप सीजन चल रहा है। वो अपना टाइम निकाल के हमारे लिए आए हैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो उनके लिए भी थैंक यू। एंड और भी कोई डाउट्स हो तो मेंशन कर देना, हम तुम्हारे रिप्लाई करते रहते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बताना नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें क्या चाहिए। टिल देन, दिस इज तिजल मिनोचा, दिस वाज भव्य गुलाटी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।